आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 251। जय गोल्डन विंगर टाइगर की वजह से एक बुरी स्थिति में फंस गया था। वह अपने दिमाग को 100% का दौड़ा रहा था कोई उपाय ढूंढने के लिए। जब वह यहाँ से बचकर निकलने की सोच में था ही तभी उसे किसी की आभा महसूस होती है और वह उस तरफ देखता है। दूसरी ओर उस गोल्डन विंगर टाइगर के शरीर में भी अचानक से बेचैनी उत्पन्न होती है। कुछ ही देर में आसमान एक लड़की जय और उस गोल्डन विंगर टाइगर की दिशा में आती हुई प्रकट होती है। सबसे पहले जय का ध्यान उस लड़की दो लंबी टांगे थी, उन टांगों से होता हुआ उसका ध्यान उसके सफ़ेद वस्त्रों पर जाता है जो कि वह एक अलग ढंग से पहनी हुई थी। उसकी कपड़े थोड़े कसे हुए थे जिससे उसके शरीर की रूपरेखा साफ नजर आ रही थी। वह एक अलग आकर्षण रिलीज कर रही थी जो कि लड़कों का दिल चुराने के लिए काफ़ी था। उसके मखमली त्वचा और झील सी आंखें, गुलाबी होठ, लंबे बाल जो कि उसकी सुंदरता में एक और बिंदु जोड़ रहे थे। जय एक बार को उस लड़की को देखता ही रह जाता है। जब वह ये सब देखकर अपने मन को आनंदित कर ही रहा था तभी उसके मस्तिष्क में एक ताई की भांति आवाज आती है, थर की कहीं के उस लड़की को बाद में घूर लेना, पहले इस परिस्थिति से निकलने की सोचो। तुम जलन महसूस कर रही हो क्या? जय एक बिगड़ी हुई मुस्कान के साथ कहता है, मैं जलन क्यों महसूस करूंगी? इस रानी के आगे ये लड़की कुछ भी नहीं है। मनसा हुफ करते हुए कहती है, काश तुम अपनी बात पर पक्की भी होती। जय मच्छर जैसी आवाज में बुदबुदाता है, क्या कहा तुमने? मनसा कुछ हद तक सुन लेती है। उसके गुस्से के डर से जय तुरंत ध्यान भटकाने के लिए कहता है, वह लड़की किस लेवल पर होगी? मैं अपनी सॉल पावर उपयोग नहीं कर सकता तो रानी साहिबा क्या आप ऐसा कर सकती हैं? जय की चापलूसी भरी आवाज से मनसा थोड़ी पिघल जाती है। वह कहती है, वह लड़की किंग रैंक पर है और उसकी आभा से लग रहा है कि इस टाइगर को पहले भी उसी ने नुकसान पहुंचाया है। जय ये सुन थोड़ी राहत की सांस लेता है कि वह लड़की उस टाइगर के पीछे है। वहीं वह महसूस करता है कि उसके आसपास का डिवाइन सेंस हट गया है जिससे उसे वहां से फिसलने का मौका मिल गया था। उसकी सॉल पावर अभी 1% भी सही नहीं हुई थी, इसलिए वह उन विंग्स को उपयोग करने की बजाय एक बड़ी छलांग लगाता है और अपनी फ्लाइंग स्टेप्स मार्शल स्किल की मदद से पूरी गति का इस्तेमाल करते हुए भागने लगता है। उस गोल्डन विंगर टाइगर ने भी जय को महसूस कर लिया था और वह थोड़ा गुस्सा भी हो जाता है, लेकिन उसके सामने उसकी ताई प्रतिद्वंदी आ रही थी तो वह अपना ध्यान भटकाने की गलती नहीं कर सकता था। इस लड़की ने पिछले कई दिनों से उसका दिमाग खराब कर रखा था। वह रोजाना उससे लड़ने के लिए कहीं से टपक जाती है, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? उसके पास उस लड़की को हराने जितनी ताकत नहीं थी और अब वह भाग भी नहीं सकता था। वह लड़की भी किसी को भागते हुए महसूस करती है, लेकिन वह उस पर से अपना ध्यान हटा लेती है और उस टाइगर पर ध्यान केंद्रित करती है। वह कहती है, बिल्ली चलो खेलने का वक्त हो गया है। वह टाइगर इस लड़की खुद को बिल्ली कहते हुए गुस्सा हो जाता है। वह कहता है, नादान बच्ची, तुम अपनी मौत को बुला रही हो। अब तक मैं तुम्हें बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन अगर तुम सोच रही हो कि मैं आगे भी तुम्हें बर्दाश्त करूँगा तो तुम भूल कर रही हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ से निकल जाओ और मुझे परेशान मत करो, वरना ये राजा आज तुम्हारा नाश्ता करेगा। ये सुनकर वह लड़की हल्की सी हंसी के साथ कहती है, बिल्ली तुम बस 2 दिन के लिए छुपी हो लेकिन बहुत ही घमंडी हो गई हो। चलो तुम्हारा ये घमंड दूर किया जाए। वह ये कहती है और अपनी किंग स्टेज की शक्ति को दिखाती है। उसके चारों ओर बर्फ की एक परत जम जाती है और उसके हाथ में एक सफ़ेद रंग की तलवार जो कि बहुत ही ठंडी आभा छोड़ रही थी उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। जय जो कि वहाँ से काफ़ी दूर तक निकल गया था एक ऊंची सी चट्टान पर खड़ा हो जाता है। वह किंग लेवल के योद्धाओं का मुकाबला कैसे छोड़ सकता है? जय वहां पर अपने कल्टीवेशन मेथड को और भी तेजी से सर्कुलेट करने लगता है ताकि उसकी सॉल पावर जल्दी रिकवर, जिससे किसी भी अनायास स्थिति में वह अपनी जान बचाकर भाग सके। वह लड़की और टाइगर जल्दी ही एक फाइट में शामिल हो जाते हैं। जय दूर से उनके हर एक मूव को देख रहा था। वह उन दोनों की फाइट में आसपास के स्पैश में दरारें भी देख सकता था। करीब 1 घंटे तक की लड़ाई के बाद वह लड़की कहती है, अब तुम्हें ठिकाने लगाने का समय आ गया है बिल्ली। लड़की यह कहती है और अपनी तकनीक को परफॉर्म करने के काम में लग जाती है, लेकिन इस वक्त उस टाइगर के चेहरे पर एक बिगड़ी हुई मुस्कान आ जाती है। जय दूर से कुछ गड़बड़ महसूस करता है, तभी वह उस टाइगर को बुरा भला कहता है और फिर चीखता है, फेरी अपनी जगह से हटो। वह लड़की यह आवाज़ सुनकर इंस्टेंट मूव करती है, जिसकी वजह से जमीन से निकला हुआ एक खून का पिलर अपने निशान से चूक जाता है। ये देखकर वह टाइगर गुस्से में उस लड़की को देखता है और फिर दूर से आई उस आवाज़ की तरफ देखता है। वह लड़की भी उस तरफ देखती है। उसकी नज़र जय पर पड़ती है जिसे वह देख लेती है, लेकिन टाइगर के होने की वजह से वह उस पर से ध्यान हटाकर तुरंत अपनी तकनीक का इस्तेमाल करती है।
ये तकनीक उपयोग होते ही आसमान से बर्फ की बारिश होने लगती है और एक बड़ी सी तलवार तेजी से उस टाइगर के उदर को फाड़ती हुई जमीन से टकराती है। वह टाइगर मरने से पहले जय की दिशा में देखता है। उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा था, लेकिन वह आखिरकार इसी गुस्से और अनविलिंगनेस के साथ मारा जाता है। वहीं उस टाइगर के मरने के बाद वह लड़की राहत की सांस लेती है और फिर जय की तरफ देखती है, लेकिन वह पाती है कि जय अब वहां पर नहीं है। वहीं जय, जो कि चिल्लाने के बाद अपनी 40% तक रिकवर हो चुकी सॉल पॉवर को देखता है और बिना किसी दूसरी सोच के आसमान में उड़ान भर तेजी से गायब हो जाता है। वह लड़की अपनी जगह से गायब होती है और उस जगह पर प्रकट होती है जहां पर पहले जय था। उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखता। वह आसपास नजर घुमाती है तो उसे एक हेयरपिन पड़ी हुई मिलती है, जो कि उस हेयरपिन की तरह दिख रही थी जो कि कुछ समय पहले जय ने शिल्पा को दी थी। वह उस हेयरपिन को उठाती है, कुछ देखती है और फिर अपनी जगह से गायब हो जाती है। वहीं जय, जो कि अब उस जगह से काफी दूर आ गया था, उसके दिमाग में मनसा की आवाज आती है, क्यों भाग आए, उस लड़की को अपनी पहचान दिखा देते, शायद वह तुम पर फिदा हो जाती है। नहीं, पहले ही एक लड़की पर मेरी एक किस उधार है, दूसरी लड़की पर उधार करने का कोई भी इरादा नहीं था। जय ताना मारते हुए कहता है और अपनी विंग्स को बंद कर जमीन पर आ जाता है। वह फिर से अपने उस कल्टीवेशन मेथड को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है और कुछ ही देर में उस डेमनिक फॉरेस्ट से बाहर आ जाता है। मनसा बस अपना पैर काल्पनिक रूप से पटक कर रह जाती है। जय उस गार्ड्स को अपना कार्ड दिखाता है क्योंकि ये दूसरी वाली एंट्रेंस थी। सिटी में प्रवेश करने के बाद उसे कुछ ध्यान आता है और वह एक दिशा में बढ़ जाता है। वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लोकेश को मिलने की बोला था। वह चूंकि 4 दिन में ही यहाँ पर आ गया था, इसलिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह वापस से एक होटल बुक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वह अपने कदम एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ बढ़ा देता है। एल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहुंचने के बाद वह अपनी पहचान से एक कमरा बुक करता है और अपनी पिल्स की रिफाइनिंग को शुरू कर देता है। उसे 3 तरह की पिल रिफाइन करनी थी। पहली, वो जो कि किसी भी व्यक्ति के प्राकृतिक टैलेंट को बढ़ा सके। दूसरी, वह जो कि कल्टीवेशन और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। और तीसरी, वह जो कि कल्टीवेशन और इनर स्ट्रेंथ के रास्ते में आने वाले ब्रेक और दीवार को तोड़ सके। वह अपनी पिल रिफाइनिंग को शुरू कर देता है। उसे इसमें काफ़ी समय लगने वाला था। वह 15 लोगों के हिसाब से पिल रिफाइन कर रहा था, जो कि उसके हेवनली पैलेस के पहले 15 सदस्य होंगे। वहीं इस समय एक सुंदर लड़की पिल एसोसिएशन में प्रवेश करती है और ये लड़की जय ने देखी थी। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 252। जय सूर्यगढ़ पहुंचने के बाद पहले लोकेश से मिलने की सोचता है, लेकिन फिर वह उसे दिए गए काम को याद करता है। वह फिर पिल रिफाइनिंग के उद्देश्य से एल्केमिस्ट एसोसिएशन में पहुंच जाता है। वह अपने नए हेवनली कोर्ट की ताकत को बढ़ाने के लिए पिल्स और बाकी के कल्टीवेशन रिशोज की व्यवस्था करनी थी। वह एल्केमिस्ट एसोसिएशन में अपने रिकॉर्ड ब्रेकिंग की वजह से मिले पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और एक एल्केमी रूम को ले लेता है और अपनी रिफाइनिंग को शुरू कर देता है। 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट एक कल्टीवेशन रूम को 10 घंटे के लिए बुक करते हैं। इस तरह से जय के पास मौजूद 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट उसे काफ़ी समय के लिए एल्केमी रूम को बुक करने के लिए पर्याप्त थे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट एल्केमिस्ट एसोसिएशन में मौजूद जड़ी बूटियों को खरीदने, अनुभवी एल्केमिस्ट से राय लेने और बाकी चीज़ों को खरीदने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जय के पास पिल रिफाइनिंग के लिए सभी तरह की पिल मेकिंग विधि और सामान मौजूद थे और कुछ न होने की स्थिति में वह कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों को बेचकर उसका फॉर्मूला वह एल्केमिस्ट एसोसिएशन से खरीद सकता था। वह निसंकोच होकर पिल रिफाइनिंग के काम में लग जाता है। सबसे पहले वह आंतरिक ऊर्जा को शुद्धतम बनाने और कल्टीवेटर के प्राकृतिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए बॉडी प्यूरिफाइंग पिल की संशोधित विधि स्पिरिट बॉडी पिल को रिफाइन करना शुरू करता है। ये पिल उसके हेवनली कोर्ट में आने वाले सबसे पहले सदस्यों के आंतरिक प्रतिभा को निखारने का काम करेगी। बाकी का काम लोकेश की ट्रेनिंग और उनकी खुद की मेहनत करेगी। जय का मकसद सबसे पहले अपने हेवनली कोर्ट के लिए कम से कम 15 ताकतवर सदस्य जुड़वाना था। वह अपनी रिफाइनिंग को शुरू करता है और जल्दी ही वह कमरा एक बहुत ही गर्म ऊर्जा से भर जाता है, जो कि औषधीय महक से मिली हुई थी। इस वक्त एल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक लड़की प्रवेश करती है जो कि कुछ नोबल कपड़े पहने हुई थी, जो कि सफ़ेद रंग की थी। सबसे पहले एल्केमिस्ट एसोसिएशन में मौजूद लड़कों की आंखें उस लड़की की मखमली टांग पर आकर रुकती है, लेकिन उस लड़की के आसपास मौजूद आभा उन्हें अपनी नज़रों को उस लड़की से हटाने पर मजबूर कर देती है। वह लड़की वहां पर पहुंचकर आसपास देखती है और बिना किसी प्रतिरोध के सीधा दूसरे फ्लोर पर चली जाती है। जय अगर यहाँ पर होता तो वह जरूर उस लड़की को पहचान लेता। वह लड़की वही किंग लेवल की गर्ल थी जो उस गोल्डन विंगर टाइगर से फाइट कर रही थी। वह लड़की दूसरे फ्लोर पर एक कमरे के बाहर पहुंच जाती है।
उस कमरे के बाहर 2 गार्ड पहरा दे रहे थे। वे दोनों उस लड़की को देखकर अपने घुटनों पर आ जाते हैं और ग्रीट करते हैं, लॉन्ग लिव प्रिंसेस राजकुमारी की जय हो। हाँ बस तुम लोगों को इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम लोगों को इस तरह के नारे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कितना शर्मनाक है। प्रिंसेस अपना सर पीटते हुए कहती है, लेकिन प्रिंसेस हम आपकी डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। वे दोनों एक स्वर में कहते हैं, ठीक है, अब ये बताओ क्या मेरा भाई इस जगह पर है या नहीं, मुझे उससे बात करनी है। प्रिंसेस थोड़ी परेशान आवाज़ में कहती है। उसे इस तरह की प्रथाएं बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वे दोनों गार्ड प्रिंसेस की बात सुनते हैं और कहते हैं, जी प्रिंसेस, प्रिंस अंदर ही हैं। वे वाइस डीन के साथ कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। मैं अभी उनको जाकर बताता हूँ। रुको, तुम्हें जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं अंदर जा रही हूँ। प्रिंसेस उसे रोकते हुए कहती है। वह गार्ड कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके कहने से पहले ही वह पाता है कि प्रिंसेस दरवाज़ा खोलकर अंदर भी जा चुकी है। वह असहायता में अपना सर हिलाता है और कहता है, प्रिंसेस सच में प्रिंसेस ही हैं। उन्हें कोई भी उनके दिल की चीज़ करने से नहीं रोक सकता। वहीं दूसरा गार्ड थोड़ा मुस्कुराता है। उसकी मुस्कुराहट को देखकर पहला गार्ड कहता है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो। ये सुनकर वह पहला गार्ड और भी चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें याद है कि पिछली बार क्या हुआ था। प्रिंस के परेशानी के दिन फिर से शुरू होने वाले हैं। उस गार्ड की बात सुनकर वह पहला गार्ड हंसने लगता है और इसके साथ दोनों ही धीरे धीरे हंसने लगते हैं। वहीं उस कमरे के भीतर एक बड़ी सी टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वे सभी आपस में किन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे थे। तभी उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की अंदर आ जाती है, जिसे देखकर वे सभी एल्केमिस्ट थोड़ा नाखुश हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने प्रिंसेस को पहचान लिया था, इसलिए वे नाखुश होने की बजाय हैरान हुए थे। वहीं जब मुख्य सीट पर बैठा वह युवक, जो कि करीब 24 से 28 साल का लग रहा था, थोड़ा हैरान होता है, फिर थोड़ा हताश होता है और फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं उन नाखुश एल्केमिस्ट्स में से एक से रहा नहीं जाता और वह कहता है, कौन हो तुम, तुम्हें अंदर आने किसने दिया, गार्ड्स कैसे ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। उस एल्केमिस्ट की बात सुनकर प्रिंसेस उस एल्केमिस्ट की तरफ शैतानी भरी नज़रों से देखती है और कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। लड़की, यहाँ पर कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता, तुम्हें जाने से पहले सजा को भुगतना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पर पटाख। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक चांटे की आवाज़ पूरे हॉल में सुनाई देती है। वह एल्केमिस्ट इस चांटे से अपने मोटे से शरीर के साथ उछलता हुआ जाता है और एक दीवार जाकर टकरा जाता है। उसके होठों के कोनों से खून भी निकल रहा था। वह गुस्से में उठता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई। पर प्रेसिडेंट, माफ़ी, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। वह कंफ्यूजन में कहता है जब वह पाता है कि उसे थप्पड़ मारने वाला और कोई नहीं बल्कि खुद प्रेसिडेंट था। प्रेसिडेंट वहीं पर उसकी तरफ घिन भरी निगाहों से देखता है और कहता है, कम जानकारी अपने खुद की मौत का कारण होती है। ये बात आगे याद रखना और बिना जानकारी के किसी भी मुद्दे में अपनी टांग मत अड़ाना। वह ये कहता है और बिना उसकी तरफ दूसरी बार देखे प्रिंसेस की तरफ बढ़ जाता है। वह इन लोगों को अच्छी तरह जानता था। ये सभी दिखावे के इंसान हैं, अंदर से सभी के सभी एक कर्प सोच के मालिक हैं। इसी कारण वह अपनी पोस्ट से नाखुश भी था। यहाँ पर मौजूद 16 से लेकर 18 सदस्यों में से केवल 5 से 6 ही ऐसे एल्केमिस्ट हैं जो कि अभी तक अपने नियमों पर कायम हैं। वह व्यक्ति यहाँ पर ज़्यादा समय पहले ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। वह काफ़ी समय से इस आदमी को थप्पड़ मारना चाहता था, क्योंकि वह इस आदमी की अंदर की सारी हरकतों को जानता था, जिसमें युवा एल्केमिस्टों के शोषण से लेकर जवान महिला एल्केमिस्टों को ब्लैकमेल करने तक के सारे काम थे। वह कुछ ही दिनों इस एल्केमिस्ट की पोल खोलकर उसे मौत के घाट उतारने वाला था, लेकिन आज इसने उसे खुद ही मौका दे दिया। उसने इस एल्केमिस्ट की आंखों में अपनी बहन के प्रति छपी गंदी मंशा देख लिया था। उस मंशा को पाकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वह आगम बढ़ते हुए अपना हाथ लहराता है और उस एल्केमिस्ट का सर जमीन पर गिर जाता है। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं सोचा होगा कि वह किसी को कहने मात्र के कारण इस तरह मरेगा। वहीं उस एल्केमिस्ट का काम निपटाने के बाद वह उस प्रिंसेस के पास जाता है और अपने हाथ फैलाते हुए कहता है, अब अपने इस भाई की याद कैसे आई, शैतान की संतान। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तुम आते ही मुझे शैतान की संतान कह रहे हो, इसका मतलब तुम पिताजी की बुराई कर रहे हो। मैं वापस जाते ही उनसे कहूँगी कि आप उनके बारे में क्या कह रहे थे। वह लड़की नाराजगी दिखाते हुए कहती है। ये सुनकर वह लड़का हंसने लगता है और कहता है, माफ़ करना मेरी माँ, चलो मेरे ऑफिस में बात करते हैं। वह ये कहते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। वहीं उसके जाने के बाद एक एल्केमिस्ट मेज पर कुछ फाइल पटक देता है और कहता है,
ये रहे इस एल्केमिस्ट के सारे काले कारनामे, और इसकी मौत से प्रेसिडेंट ये कहना चाहते हैं कि अगर तुम लोगों को अपनी पोस्ट और अपनी जान प्यारी हो तो तुम लोग भी उन सारे काले कारनामों को करना बंद कर दो जो कि तुम अपने इस एल्केमिस्ट की पहचान में छुप कर रहे हो। वहाँ पर मौजूद सभी एल्केमिस्ट ये सुनकर सहम जाते हैं। वहीं वह आदमी उस लड़की को लेकर एक ऑफिस में आ जाता है जहाँ पर एक बड़ी खिड़की लगी हुई थी जहाँ से पूरा शहर साफ दिखता था। प्रिंसेस आते ही खुश हो जाती है और खिड़की पास जाकर सारा शहर निहारने लगती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह एक हेयरपिन को देखती है। तो वैशाली साहिबा, आपको इस नाचीज को परेशान करने की फुर्सत कैसे मिल गई? आपके मास्टर ने आपको जाने कैसे दे दिया? वह लड़का कहता है। वह लड़की वैशाली थी, इस एम्पायर की एल्डेस्ट प्रिंसेस। वैशाली अपने ख्यालों से बाहर आती है और अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें तो कभी याद ही नहीं आती मेरी, है ना? देखो कैसे मैं उस गोल्डन विंगर टाइगर को मारने की कोशिश कर रही थी पिछले 2 महीने से केवल छुट्टी लेने के लिए, और तुम यहाँ पर अपने काम में व्यस्त हो। प्रिंसेस की नाराजगी को समझते हुए वह लड़का कहता है, तुम नहीं समझती छुटकी, ये काम ऐसा ही, यहाँ पर हमें अपनी दोनों आंखों को बंद रख के भी सब पर नजर रखनी पड़ती है, और यहाँ पर मैं अभी 2 महीने पहले ही आया हूँ, अभी तक तो मैंने सिर्फ कुछ विश्वासपात्र प्यादे तैयार किए हैं। वैशाली उस लड़के के आगे बढ़ने से पहले ही कहती है, बस मुझे तुम्हारी इस पॉलिटिक्स में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। तुम अपने काम अपने तक रखो, मैं यहाँ पर बस घूमने आई हूँ और इस होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ। ये सुनकर वह लड़का केवल अपने हाथ खड़े कर देता है। वे दोनों इस तरह दुनिया जहाँ की करीब 3 घंटे तक बातें करते हैं। वे दोनों भाई बहन हैं और आज करीब 2 महीने बाद मिल रहे हैं। आमतौर पर राज परिवारों पर इस तरह के बंधन देखने को नहीं मिलते, लेकिन होयना एम्पायर अपने पारिवारिक बंधनों की घनिष्ठता और इसी एकता के लिए जाना जाता है, जबकि सबसे अधिक अंदरूनी लड़ाइयाँ वाकाली एम्पायर में देखने को मिलती है। वे दोनों जब आपस में बात कर ही रहे थे तभी अचानक धूप खिले आसमान में काले बादल इकट्ठे होने लगते हैं। इन बादलों को देखकर प्रिंसेस वैशाली को तो कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन कृणाल हैरान हो जाता है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 253। प्रिंसेस वैशाली और प्रिंस कृणाल, जो कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन की इस सिटी की शाखा के प्रेसिडेंट भी थे, आपस में बात कर रहे थे। वैसे प्रिंस कृणाल के और पहचान है जो कि सेकंड वाइस डीन के डिसाइपल के रूप में है। ये सेकंड वाइस डीन वही सीनियर है जिन्हों जय को वह टोकन दिया था। वे दोनों जब आपस में बात कर रहे थे तभी साफ और खिला हुआ आसमान अचानक से काले बादलों से घिर जाता है और एल्केमिस्ट एसोसिएशन के ऊपर एक गोल बवंडर के रूप में घूमने लगता है। प्रिंसेस, जो कि एक योद्धा थी और उन्हें पिल रिफाइनिंग और एल्केमी की इतनी जानकारी नहीं थी, इस बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन कृणाल उन बादलों को देखकर दंग रह जाता है। उन बादलों में बिजली नहीं चमक रही थी, लेकिन एक अलग तरह की औषधीय आभा जो कि एक एल्केमिस्ट ही महसूस कर सकता है जरूर उन बादलों में मौजूद थी। कृणाल उन बादलों को काफ़ी गौर से देखता है कि कहीं वह गलती तो नहीं कर रहा, लेकिन वह गलती नहीं कर रहा था। वे बादल सच में एक असेंडिंग बादल का रूप थे। असेंडिंग बादल वे बादल होते हैं जो कि तब प्रकट होते हैं जब कोई एक निश्चित रैंक की पिल एक एल्केमिस्ट द्वारा रिफाइन की अत्यंत परफेक्ट विधि और कुछ परिवर्तनों के बाद अपनी रैंक को सरपास कर रही हो, तब प्रकट होते हैं। इन बादलों से बिजली आमतौर पर नहीं देखी जाती, लेकिन जो रैंक 8 से 9 में परिवर्तन होते हैं उनमें बहुत ही खतरनाक बिजली का गिराव देखा जाता है। कृणाल के समीकरणों के हिसाब से ये बादल एक रैंक 4 की पिल के रैंक 5 तक पहुंचने की निशानी थी। ये बादल उसके साथ साथ कई पुराने एल्केमिस्ट के लिए भी हैरानी का कारण लाए थे। एक शांत कमरे में एक व्यक्ति अपनी साधना और मेंटल ध्यान में लगा हुआ था। वह अचानक से अपनी आंखों को खोलता है और आसमान की तरफ देखता है। वह उन बादलों को देखकर एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ देखता है और कहता है, ये कौन एल्केमी जीनियस है? लगता है 5 साल बाद मुझे एल्केमिस्ट एसोसिएशन का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। वैसे भी 4 साल बाद आने वाले कंपटीशन में हमें अपनी सिटी से किसी उम्मीदवार को भेजना होगा, वरना वो जायंट्स हमारी सिटी पर भी अपना अधिकार जमा लेंगे। वहीं एक और जगह पर एक सुंदर बागीचे में एक बूढ़ा आदमी जो कि कमर से झुका हुआ था और एक लाठी के सहारे चल रहा था, एल्केमिस्ट एसोसिएशन की तरफ देखता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बच्चे अब मुझे निराश ना करें। वहीं एल्केमिस्ट एसोसिएशन में सभी के सभी एल्केमिस्ट एसोसिएशन के केंद्र में मौजूद मैदान में आकर खड़े हो गए थे। प्रिंसेस और कृणाल भी कोई अपवाद नहीं थे। प्रिंसेस कृणाल से पूछती है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे तुम हैरान हो गए हो? कृणाल उसे हल्का बहुत समझाता है और फिर वाइस डीन से कहता है, अंकल क्या आप इस एल्केमिस्ट के बारे में जानते हैं? वह आदमी अपनी गर्दन ना में हिला देता है। ये सुनकर कृणाल हल्का बहुत निराश होता है और फिर वह कुछ लिस्ट निकाल कर देखता है कि यह कौन है। वह पाता है कि अभी केवल एक ही कमरा बुक है जो कि रिफाइनिंग पीरियड में चल रहा है। वह कमरा किसी जय नाम के एल्केमिस्ट द्वारा बुक किया गया है।
इससे उनका एक डाउट तो साफ हो गया था। वह सीधा जय की प्रोफाइल को खोलता है और उसकी जानकारी लेने लगता है। जय, उम्र 19, रैंक 3, रिकॉर्ड 1, कंट्रीब्यूशन पॉइंट 480, रिकमेंडेशन वाइस डीन। आखिरी की जानकारी पढ़ने के बाद कृणाल हैरान हो जाता है। वह वाइस डीन से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी जय नाम के एल्केमिस्ट को रिकमेंड किया है या नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ना जवाब आने पर कृणाल का शक यकीन में बदल जाता है। यह उसके मास्टर ही हैं जिन्होंने जय को रिकमेंड किया था, और जो एल्केमिस्ट उसके मास्टर की नज़र में आ जाए वह साधारण कैसे हो सकता है। वह जय को उसके मास्टर के एक दूसरे डिसाइपल के रूप में गलतफहमी महसूस कर लेता है। जय, जो कि इस सब से अनजान था, अपनी सोल पावर के लिए जूझ रहा था। वो होता है ना कि कभी कभी आप औकात से ज़्यादा चीज़ सोच लेते हैं, लेकिन जब आप उस पर चलना शुरू करते हो तब आपको समझ आता है कि सीमाएं एक साथ नहीं पार होती, उन्हें आराम से पार किया जाता है। ठीक वैसा ही जय के साथ हो रहा था। जय ने कुछ ट्राई करने के चक्कर में इस पिल को रिफाइन करना और अपग्रेड करना शुरू तो कर दिया था, लेकिन अब वह अपनी सोल फॉर्स से खाली हो रहा था। वह अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सी स्पिरिट गैदरिंग पिल निकालता है और उन्हें कंज्यूम कर लेता है। उसने सोचा नहीं था कि स्काई फ्लैम को काबू करने में इतनी सोल पावर खर्च होती है। उसे पहले इस फ्लैम के साथ सही सामंजस्य बिठाने में करीब 10 घंटे का समय लगा। जय को ये सोल पावर कंजप्शन ज़्यादा लग रहा था। अगर कोई और एल्केमिस्ट उसे देख लेता तो वह उसे गाली बकना शुरू कर देता, क्योंकि उसे वह ज़्यादा लग रहा था। पर बाकी के एल्केमिस्ट थर्मल लेवल पर स्काई फ्लैम का उपयोग भी नहीं सोच सकते। थर्मल लेवल तो क्या, वे महाशक्ति रैंक पर भी इस स्काई फ्लैम के उपयोग को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं चला सकते थे। वह तो जय ने हेवनली मेथड को प्रैक्टिस किया था, जो कि उसकी कल्टीवेशन को इसी तरह ढालता है। जय अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार उस पिल को रिफाइन कर लेता है और उस फनेस से एक गोल सुनहरे रंग की चमकती हुई पिल बाहर निकलती है। ये पिल इन स्ट्रेंथनिंग पिल थी, जो कि रैंक 5 पर पहुंच चुकी थी। जय ने ये पिल लोकेश को ध्यान में रखते हुए रिफाइन की थी। पिछली बार लोकेश इन्हें ग्रांड मास्टर के लगभग पीक पर पहुंच गया था। ये पिल उसे 1 महीने के भीतर किंग लेवल पर पहुंचने में मदद करेगी, जिससे वह उस आने वाले कंपटीशन में भी भाग ले सकता है। जय ऐसा कर तो लेता है, लेकिन वह अपनी थोड़ी सी बची सोल पावर से केवल उस पिल को बोतल में ही रख पाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं उस पिल के पूरी तरह रिफाइन होने के बाद और उसके बोतल में बंद हो जाने के बाद आसमान से वह काले बादल गायब हो जाते हैं। बाहर खड़े एल्केमिस्ट अब तक जय के एल्केमी रूम के दरवाजे के आगे पहुंच गए थे, लेकिन किसी एल्केमी रूम को जो किसी ने बुक कर रखा है बिना उसकी अनुमति के खोलना एक अपराध है, और उस रूम के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी भी करना मना है। जय ने अपना कार्ड स्थायी रूप से लगा दिया आज, जिस वजह से वह जब तक अंदर रहेगा तब तक उसके पॉइंट अपने आप करते रहेंगे, जिस वजह से उसे कोई भी परेशान नहीं कर सकता। वहीं बाहर खड़े एल्केमिस्ट जय से मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। उनमें से कई तो अपने आप पर काबू भी नहीं रख पा रहे थे। कृणाल वहां पर सब्र के साथ खड़ा था। उसे किसी भी तरह की कोई भी जल्दी नहीं थी। वह अपनी बहन से बातें करने में व्यस्त रहता है ताकि जब वह दरवाज़ा खुले तो वह उस एल्केमिस्ट से मिल सके। वहीं उन सब में से एक एल्केमिस्ट से रहा नहीं जाता और वह अपने डिवाइन सेंस को उस कमरे में भेज देता है, लेकिन अगले ही पल वह जोर जोर से चीखने लगता है। उसकी आंखों से खून निकलने लगा था। कुछ एल्केमिस्ट आकर उसे संभालते हैं। सभी समझ गए थे कि उस एल्केमिस्ट ने अपने डिवाइन सेंस से उस कमरे के भीतर झांकने की कोशिश की थी। वे अपना सर हिलाते हैं। आखिर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? उस बंदे ने इतनी खतरनाक प्रतिभा दिखाई है, ऐसे में वह डिस्टर्ब होना कैसे सह सकता था? उसने जरूर कोई सुरक्षा आवरण लगाया होगा। खैर, वे उसे उसका इलाज करवाने के लिए भेज देते हैं और बाकी के लोग वहीं पर इंतजार करने लगते हैं। जय, जो कि भीतर बेहोश हो गया था, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मनसा उसके पास प्रकट होती है और उस व्यक्ति डिवाइन सेंस को नष्ट करती है। वह जय की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें सच में बहुत कुछ सीखना है बच्चे, बस तब तक तुम अपनी जान न गंवा देना। वह ये कहती है और जय को सही तरीके से सुलाकर वापस से रिंग में चली जाती है। बाहर उन लोगों को खड़े खड़े कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। इस तरह समय बीतता जाता है और 7 घंटे बीत जाते हैं। 7 घंटे बाद कमरे में मौजूद जय को होश आता है और वह आसपास देखता है। वह पाता है कि वह आराम से सो रहा है। फिर वह पहले जो हुआ याद करता है और अपना सर पकड़ लेता है। उसकी सोल पावर 15% तक रिवाइव हो चुकी थी। वह अपनी जगह से खड़ा होता है और कहता है, इस तरह कि मैं केवल एक ही पिल रिफाइन कर सकता हूँ। वह बाहर की हवा लेने के उद्देश्य से उठता है, अपना सारा सामान अपनी स्टोरेज रिंग में डालता है और अपने कमरे का कार्ड निकालकर दरवाज़ा खोलता है। वह दरवाज़ा खोलता है, सामने देखता है, हैरान होता है और वापस से कमरा बंद कर देता है। फिर जांचने के लिए वह फिर से हल्का सा दरवाज़ा खोलता है तो वही पाता है जो कि उसने पहले देखा था। उसके सामने बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
जय अपने आप को शांत करता है और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और अपने सामने के लोगों को देखकर कुछ कहने ही वाला होता है कि एक आवाज़ आती है, तुम। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 254। जय अपनी पिल रिफाइनिंग के दौरान नहीं जानता था कि वह इतना बड़ा बवंडर खड़ा कर देगा कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति को दरवाजा खोलते ही पाएगा। वह दरवाजा खोलकर उन लोगों को कुछ कहने ही वाला था कि उसे एक हैरानी से भरी हुई आवाज़ सुनाई देती है, तुम। जय यह आवाज़ सुनता है और उस आवाज़ के स्रोत की तरफ देखता है। जब वह देखता है कि वह आवाज़ किसकी, वह हैरानी में अपनी जीभ काट लेता है। सच में दुनिया कितनी छोटी होती है, ये ख्याल उसके दिमाग में सबसे पहले आता है। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि प्रिंसेस की थी। उसने गोल्डन विंगर टाइगर से लड़ते समय अपने मददगार की तरफ एक बार देखा था और उसकी किंग स्टेज की रोशनी से जय चाहे 10 की दूर क्यों न होता तो भी वह उसे देखकर आसानी से पहचान लेती है। वहीं प्रिंसेस को बोलता हुआ देखकर कृणाल उसकी तरफ देखता है और फिर जय की तरफ देखता है। वहीं वह प्रिंसेस के भाव भी पढ़ता है जो कि किसी गुस्से वाले नहीं बल्कि हैरानी वाले थे। वह फिर अपने मास्टर को याद करता है जिनके रेकमेंडेशन पर जय को यहाँ पर परीक्षा देने की आज्ञा मिली थी। उसके दिमाग में बस एक यही सवाल घर कर रहा था कि इस लड़के की पहचान क्या है और ये रैंक 3 पर होने के बावजूद एक रैंक 4 की पिल को लगभग रैंक 5 तक कैसे पहुंचा सकता है। जय शर्म से अपनी नाक को खुजाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उस लड़की से इतनी जल्दी मिलेगा। वह अपने मन में ही मनसा से कहता है, तुम्हें ये सब पता था ना? मुझे क्यों पता होगा, तुम्हारी ये सुंदर लड़की तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आई है, इसमें मेरी क्या गलती? मुझे बीच में मत लाओ और अपना रायता खुद ही समेटो, मनसा साफ मना करते हुए कहती है। जय ये सुनता है और उसकी आंखें हल्की सी चिढ़ में फड़कती है। वह मन ही मन कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। वहीं प्रिंसेस जो कि जय को पहचान चुकी थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और एक नटखट ढंग में कहती है, क्या तुम्हें मैं इतनी खतरनाक लगती हूँ कि तुम वहाँ से इस तरह भागे? जय ये सुनता है और थोड़ी सी फीकी हंसी निकालता है। वह कहता है, नहीं फेरी जी, मैंने तो बस वैसे ही यूं ही। वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या कहे। वहीं उसकी इस तरह की हालत देखकर मनसा जोर जोर से हंसने लगती है, जिसकी आवाज़ केवल जय को सुनाई देती है। वह उसे मन ही मन में ताने मारता है, लेकिन अब क्या हो सकता था। वैशाली आगे आती है और जय के करीब जाकर कहती है, तो तुम्हें मैं फेरी लगती हूँ, फिर वहाँ से इस तरह क्यों भागे में? तुमने कोई चुड़ैल देख ली हो? वह कहते हुए जय की आंखों में भी देखती है मानो उसने दुनिया का सबसे गंभीर सवाल पूछा हो। जय वहीं बहुत ही बेचैन था। वह कहता है, वो मेरी माँ कहा करती हैं कि जो भी लड़की परी जितनी सुंदर होती है उससे सावधान रहना चाहिए, खासकर उनसे जिन्होंने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए हों। वे बुरे लोग भी हो सकते हैं जो कि बच्चों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हों। जय को जो सूझता है वह जवाब दे देता है। जब प्रिंसेस ये सुनती है तो वह हंसने लगती है। वह कहती है, तुम्हारी माँ ऐसा क्यों कहती हैं? मुझे अपनी माँ से मिलाना, मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी। वह मानो एक गंभीर नतीजे पर पहुँची हो कहती है। जय ने पहले तो वह बात यूं ही बोल दी, लेकिन जब वह अपनी माँ के बारे में सुनता है तो उसे माँ और पिता की याद आ जाती है, जिससे उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। वह कहता है, जब मैं मिल सकूंगा तब जरूर मिलवाऊंगा। वह लड़की भी जय के शब्दों में छुपी हुई उदासी को समझ जाती है, लेकिन उसने आज तक किसी को भी सांत्वना नहीं दी थी, इसलिए उसकी बिल्कुल भी समझ नहीं आता वह क्या करे। ऐसे में कृणाल आगे आता है और कहता है, मेरी बहन तो बस यूं ही कह रही थी छोटे भाई, तुम्हें ये बात दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। जय ये सुनकर अपनी सोच से बाहर आता है और कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो तो बस मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत ही ताकतवर बनना होगा। मेरे दादाजी ने कहा था कि मेरे मम्मी और पापा कोई साधारण लोग नहीं हैं, बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनसे मिलने के लिए मुझे भी उतना ताकतवर बनना होगा, वरना उनके दुश्मन मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं। जय आमतौर पर इस तरह अपने परिवार की बात नहीं करता था, लेकिन आज अपने माता पिता के नाम पर वह पता नहीं क्यों भाव में बह गया था। कहते हैं ना, चाहे व्यक्ति चाहे खुद को कितना भी संभाल ले, एक कमज़ोर पहलू तो हमेशा ही रहता है। जय की स्थिति में वह कमज़ोर पहलू उसके माता पिता थे। जय की बात सुनकर प्रिंस कृणाल और प्रिंसेस वैशली दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जय ने कहा कि उसके माता पिता दोनों ही बहुत ही ताकतवर हैं, तो ऐसे कोई योद्धा उनकी नज़र में तो होने ही चाहिए। ये सोचकर कृणाल कहता है, छोटे भाई, क्या मैं आपके पिताजी का नाम जान सकता हूँ? जय ये सुनता है और अपनी बहकावे की बात को याद करता है। वह अपना सर पीटता है जो कि काल्पनिक था। वह कहता है, आपको इतना परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं, मेरे माता पिता सेंट्रल रीजन में है।
पर क्या मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? मैंने कोई नियम तोड़ दिया है क्या? जय की बात सुनकर कृणाल और वैशाली दोनों ही बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। सेंट्रल रीजन, ये दोनों शब्द ही उनके कानों में काफ़ी देर तक घूमते रहते हैं। सेंट्रल रीजन जो कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट की कैपिटल है। हाँ, एक पूरा क्षेत्र, एक सिटी का बसाव है। यहाँ पर एक्सपर्ट हर एक घर में मिलते हैं। यहाँ का कोई भी एम्बेसडर उनके 3 एम्पायर की इकट्ठी ताकत से ज़्यादा ताकतवर मिलता है। जय के माता पिता वहाँ पर ताकतवर हैं तो वे कितने? वे यहाँ से आगे सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन वे जय के अगले सवालों से अपनी हैरानी से बाहर आते हैं। उनके दिमाग में आता है कि जय को शायद जानकारी नहीं होगी और शायद उसे गलत भी बताया गया हो। जय जो कि अपने सवालों को जवाब नहीं मिला था, वह उन दोनों को उनकी सोच से बाहर निकालकर फिर से उनसे पूछता है। इस बार कृणाल जवाब देता है, छोटे भाई क्या आपने किसी रैंक की प्राकृतिक रैंक को इम्प्रूव किया है? जय कृणाल को सुनता है और अचानक से उसके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करती है। वह इस बारे में तो भूल ही गया था कि असेंडिंग क्लाउड आसमान में नजर आते हैं जब कोई किसी पिल की प्राकृतिक रैंक को बढ़ाता है। वह बेवकूफ़ी में अपनी जीभ को काट लेता है और कहता है, जी हाँ, मैंने ही अभी एक पिल की रैंक को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी और भाग्यशाली रूप से मैं सफल हो गया। वह अब कुछ नहीं कर सकता था। वैसे भी यह एल्केमिस्ट एसोसिएशन था, यहाँ पर उसे कोई भी नुकसान नहीं था। ये सुनकर कृणाल कुछ कह पाता उससे पहले ही उत्साहित होते हुए कहती है, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? लेकिन तुम्हारी भागने की गति से तो मुझे लगा था कि तुम कोई इनेट ग्रैंड मास्टर होगे। जय इसका क्या ही जवाब देता, लेकिन कृणाल की दिलचस्पी इस मामले में आ गई थी। वह कहता है, जय अगर आपके पास समय हो तो क्या हम थोड़ी देर के लिए मेरे कैबिन में चलकर बात कर सकते हैं? जय को वैसे भी सॉल पावर को रिकवर करने में समय लगने वाला था, इसलिए वह बात मान लेता है। जय को राजी होते हुए देखकर कृणाल सभी एल्केमिस्ट्स को अपने अपने काम पर जाने को कह देता है, जिससे उन्हें थोड़ी निराशा होती है। वे जय से बात करने वाले थे, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट ने उनके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। उस भीड़ के हट जाने के बाद कृणाल आगे चल देता है और जय और प्रिंसेस उसके पीछे उसकी कैबिन की तरफ चल देते हैं। प्रिंसेस रास्ते में जय से कहती है, वैसे धन्यवाद, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मैं बहुत ही जख्मी हो गई होती। जय इस पर बस एक मुस्कान दे सकता था। वहीं कृणाल भी ये सुन लेता है, लेकिन कुछ भी कहने से पहले वह कैबिन में जाना सही समझता है। कुछ ही देर में कृणाल के कैबिन में सोफे पर जय, वैशाली और कृणाल तीनों बैठे थे। कृणाल इस वक्त पूछता है, हाँ तो वैशाली और जय तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? वह इस बात को पहले से ही पूछना चाहता था, लेकिन उसे वहाँ पर यह सही नहीं लगा, इसलिए वह अभी तक रुका रहा। वह अब आखिरकार उन दोनों से अपना ये सवाल पूछ ही लेता है। वैशाली यह सुनती है और जवाब देती है, एक दिन पहले मैं गोल्डन विंगर टाइगर और मेरे बीच झगड़ा हुआ था जिसमें मैं आसानी से जीत रही थी। इस वजह से मैंने थोड़ी सी लापरवाही कर दी और उस टाइगर की चाल का शिकार बनने ही वाली थी कि जय ने मुझे उस बारे में बताकर उस बिल्ली के हमले से बचा लिया। जब तक मैं उस टाइगर को खत्म कर वहाँ पर पहुँची तब तक जय वहाँ से गायब था, इसलिए मैं उसे वहाँ पर धन्यवाद नहीं कह पाए। अरे हाँ, प्रिंसेस को कुछ याद आता है और वह अपना सर पीटती है। वह एक हेयर पिन को बाहर निकालती है और कहती है, तुम्हारी ये सुंदर सी हेयर पिन वहीं पर गिर गई थी। प्रिंसेस को वह हेयर पिन थोड़ी पसंद आई थी उसकी सजावट की वजह से, इसलिए वह थोड़ा नाखुश थी उसे वापस करते समय, लेकिन जिसकी चीज़ है उससे बिना पूछे उस हेयर पिन को कैसे लिया जा सकता है। जय उस पिन को देखता है और फिर अपनी पॉकेट को चेक करता है। सच में ये वही पिन थी जो कि रुचि के लिए थी। जय रुचि और बाकी बच्चों की खुशी के लिए इस तरह के काम अक्सर किया करता था। वह कहता है, ये मेरी बहन की है, लेकिन फिलहाल तो वह मुझसे बहुत ही दूर है और उसे पता नहीं मैं कब मिल पाऊंगा। आप इसको रख सकती हैं अगर ये आपको पसंद है तो, और ये रही इसकी जोड़ी। जय एक और हेयर पिन निकालकर उसे प्रिंसेस की तरफ बढ़ा देता है। वे दोनों एक जोड़ी बनाती थी, ठीक उसकी तरह जो कुछ दिन पहले जय ने शिल्पा को दी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि यह केवल एक पिन थी जो एक मनोशांति पत्थर से बनी हुई थी जो कि मन को शांत करने का काम करता है, और वह एक स्पेशल आइटम था। वहीं जय के कहते ही मानो जय अपनी बात से वापस हट जाएगा, वैशाली तुरंत दोनों पिन्स को अपने काबू में कर लेती है। जय ये देखकर एक फीकी सी मुस्कान देता है, मैं इन्हें लेकर भाग नहीं रहा हूँ, मानो ये कह रहा हो। वहीं कृणाल भी अपनी बहन को देखता है। वह उसके सर पर हल्का सा मारता है जिससे उसकी बहन अपना मुंह फुलाती है, लेकिन वह उस पर ध्यान देने की बजाय जय से कहता है, छोटे भाई क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो? जय ये सुनकर कंफ्यूजन में प्रिंस की तरफ देखता है। ये देखकर प्रिंस कृणाल अपने मास्टर की सही पहचान जय को देते हैं, जिसे वह पहचानता है, वही व्यक्ति जिन्होंने तुम्हें रिकमेंड किया था। ये सुनकर जय को याद आता है और वह कहता है, जी नहीं, मैं उनसे केवल एक बार मिला था जहाँ पर मैंने एक व्यक्ति का इलाज किया था।
वहाँ पर उन्होंने पता नहीं मुझ में क्या देखा और मुझे वह कार्ड दे दिया। मेरे पास काम था नहीं तो मैंने सोचा कि क्यों ना वह एग्जाम ले ही लिया जाए। जय की इस बात को सुनकर हैरान होने की बारी कृणाल और वैशाली की थी। कृणाल कहता है, मतलब आप मेरे मास्टर को नहीं जानते? नहीं, जय फिर से कहता है। ये सुनकर कृणाल का चेहरा थोड़ा फीका सा पड़ गया था। उसने सोचा था कि यह उनका छोटा भाई है जो कि उसके मास्टर द्वारा स्वीकार किया गया सबसे छोटा शिष्य है, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। अब तक जय की सारी सोल पावर रिकवर हो गई थी, इसलिए वह खड़ा होता है और कहता है, प्रेसिडेंट अगर आपको कुछ और नहीं पूछना हो तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। कृणाल क्या ही कहकर रोकता, इसलिए वह उसे जाने की बोल देता है। लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि उसे जय को अपने पाले में करना ही होगा। इस तरह अगले 6 दिन तक जय पिल्स रिफाइनिंग करता है और एक पिल्स का भंडार तैयार कर देता है। ये इतनी पिल्स थी कि कोई मैंशन सिटी लॉर्ड के मैंशन जितना ताकतवर हो सकता है। वह इन सभी पिल्स को अलग अलग समूहों में बांटता है। उसने 4 तरह की पिल्स को बनाया था। पहली वह जो प्रतिभा को बढ़ाती है, दूसरी वह जो कि इनर एनर्जी को बूस्ट करती है, तीसरी वह जो कल्टीवेशन की गति को बढ़ाती हैं और चौथी वह जो कि बोटलनेक कल्टीवेशन में आने वाली रुकावट को दूर करती हैं। वहीं उसने लोकेश के लिए अलग पिल्स रिफाइन कर रखी थी जो कि 3 थी। उन 3 पिल्स ने पिल एसोसिएशन में 3 बार वह बादल वाला दृश्य दोहराया था। इन दिनों प्रिंसेस वैशाली भी जय से मिलने के लिए कुछ दिनों तक आई थी, लेकिन जय उस वक्त या तो थका हुआ होता या फिर मेडिटेशन में होता, इसलिए उनके बीच की बात ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। जय की लगातार पिल रिफाइन की वजह से 8वें दिन उसके शरीर में अचानक से एक धमाका होता है और उसके सोल और माइंड स्पैश में कुछ हलचल होने लगती है, जिसे देखकर जय तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर। आपका स्वागत है द सुपर वॉरियर में। एपिसोड 255। पूरी 7 दिन की पिल रिफाइनिंग के बाद जय के पास मौजूद सारी उसके लेवल तक की औषधियों का खात्मा हो जाता है और वे सभी पिल में बदल दी जाती हैं। इस दिन जय अपनी सोल पावर की रिकवरी में था, तभी वह कुछ महसूस करता है। वह महसूस करता है कि उसके सोल स्पेस और माइंड स्पेस में कुछ परिवर्तन आ रहा है। जय यह महसूस कर तुरंत बिना किसी देरी के अपने माइंड स्पेस में झांकता है। वह पाता है कि उसके माइंड स्पेस और सोल स्पेस के बीच सामंजस्य बन रहा है, मानो वे दोनों किसी भी पल आपस में मिल जाएंगे। जब माइंड स्पेस और सोल स्पेस मिलते हैं तो मेंटल एनर्जी और सोल एनर्जी के मिलन की वजह से एक डिवाइन इंद्री का निर्माण होता है। यह इंद्री डिवाइन सेंस के नाम से जानी जाती है। इनेट ग्रैंड मास्टर जो कि जय की दुनिया की महाशक्ति रैंक है से अगले लेवल पर ब्रेक थ्रू करते समय ये सोल और माइंड एनर्जी आपस में मिलती है। इससे एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म का निर्माण होता है जो कि आगे चलकर योद्धा की मार्शल स्पिरिट से जुड़ जाता है। जय की पहली वाली रैंकिंग में महाशक्ति रैंक के बाद वीर रैंक्स का एक सिलसिला आता है जो कि इस प्रक्रिया का पूरा विवरण है, जबकि यहाँ पर केवल एक चरण में इसे बताया गया है, लेकिन दोनों जगहों पर लगने वाला समय बराबर ही। जैसे कि यहाँ पर इनेट ग्रैंड मास्टर से किंग लेवल पर पहुँचने में उतना ही समय लगता है जितना वीर रैंक से किंग लेवल पर पहुँचने में जय की जगह पर लगता था। फिलहाल जय अपने माइंड स्पेस में चल रही प्रक्रिया से हैरान हो जाता है। उसका माइंड स्पेस और सोल स्पेस आपस में मिलना शुरू हो गया था। ये सोल पावर के 6ठे चरण में प्रवेश को दर्शाती है जो कि उसके वर्तमान लेवल से काफ़ी दूर है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसका सोल पावर लेवल उसके कल्टीवेशन लेवल से एक चरण ऊपर है, यानी कि शक्ति रैंक पर यहाँ के ग्रैंड मास्टर लेवल पर, और शायद उसके पीक पर ही स्थान होगा, लेकिन फिर भी वह इस चरण से काफ़ी दूर है। वह गॉडफादर से पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछता गॉडफादर कहते हैं, ये तुम्हारी मार्शल सोल की वजह से तुम्हें इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आगे इससे भी हैरानी वाले तथ्य तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले हैं। गॉडफादर ने अब क्लियर कर ही दिया था, तो अब जय कुछ कर भी नहीं सकता था। वह बस अपना सर हिलाता है और जो जैसा हो रहा था उसे वैसा ही चलने देता है। कुछ ही देर में उसकी सारी सोल पावर वापस से आ जाती है और वह अपना सारा सामान रखकर जाने को तैयार हो जाता है। वह अब उस जगह से निकलता है। जब वह बाहर जा रहा था तभी वह वैशाली को भी बाहर निकलता हुआ पाता है। उसकी इस लड़की से केवल एक ही बार मुलाकात हुई थी जब दोनों ने बात की थी। उसे ये लड़की उतनी घमंडी नहीं लगी आमतौर पर जितनी उसके लेवल की लड़कियां होती हैं। जय को देखकर वह भी रुक जाती है। वह कहती है, जय तो तुम्हारा काम खत्म हो ही गया। वैसे इतना भी क्या पिल रिफाइन करना, वैसे अब कहाँ जा रहे हो? जय वहीं वैशाली को देखता है। उसे नहीं पता था कि उसके सामने प्रिंसेस खड़ी है जो कि इस पूरे एम्पायर में शीर्ष पर है, ना ही उसे उसका नाम पता था, इसलिए वह कहता है, अरे फेरी आप कुछ नहीं, मैं किसी काम से जा रहा था। मेरा एक दोस्त मेरा इंतजार कर रहा है, इसलिए मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ।
प्रिंसेस जब ये सुनती है तो वह थोड़ा नाखुश हो जाती है। वह जय के साथ बाजार घूमने जाना चाहती थी। उसे जय आंखों को थोड़ा अच्छा लगता था। वह कहती है, अगर तुम्हारे इस दोस्त को कोई भी आपत्ति न हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात को पूरी कर पाती, दो लोग उसके पास में ही प्रकट होते हैं और घुटनों पर बैठते हुए कहते हैं, प्रिंसेस आपको और प्रिंस को एम्परर ने याद किया है। जय ये सुनकर हैरान रह जाता है। वह उन दोनों लोगों के कल्टीवेशन लेवल को देख सकता था। वे दोनों इनेट ग्रैंड मास्टर के पीक पर थे और किंग लेवल से बस एक कदम पीछे थे। प्रिंसेस जो कि जय से बात कर रही थी उस तरफ मुड़ती है और नाखुश होते हुए कहती है, अब क्या हुआ पिताजी को, तुम दोनों जाओ, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। वे दोनों प्रिंसेस की बात सुनते हैं और चुपचाप वहां से गायब हो जाते हैं। अब प्रिंसेस क्या ही कर सकती थी। वह जय की तरफ देखती है और कहती है, 15 दिन बाद होने वाले किंग वॉरियर कंपटीशन में तुम आओगे। जय ये सुनकर अचानक से स्तब्ध रह जाता है। ये अचानक से किंग कंपटीशन कहां से आ गया, उसे इस बार में नहीं पता था। वह तुरंत बाबा को इस काम पर लगा देता है। बाबा कौन है, कमेंट में बताएं। वहीं वह कहता है, इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कोई प्रतिबंध है क्या? नहीं, कोई भी किंग लेवल का योद्धा इसमें हिस्सा ले सकता है और शीर्ष 5 को इनाम के तौर पर एक ऐसा मौका दिया जाएगा जिससे उनका एम्परर लेवल का ब्रेक थ्रू आसान हो जाएगा। प्रिंसेस कहती है। जय ये सुनता है और अपने दिमाग में कुछ रणनीति बनाता है। वह लोकेश से मिलकर उसे किंग लेवल पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा और उसके टैलेंट और दृढ़ निश्चय के हिसाब से वह शीर्ष 5 में तो पहुंच ही जाएगा। जय प्रिंसेस से कुछ देर तक बात कर वहां से निकल जाता है। वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने लोकेश से मिलने की बोल रखी थी। जय उस जगह पर पहुंचकर सूरज की तरफ देखता है जो कि ठीक सर पर था। समय को देखते हुए लोकेश करीब 3 घंटे में यहाँ पर आ जाएगा। तब तक उसके पास कुछ था नहीं तो वह वहाँ एक पेड़ की चौड़ी सी डाली पर ध्यान में बैठ जाता है। 3 घंटे बाद उसे किसी के उस तरफ आने का एहसास होता है और वह अपनी आंखें खोल लेता है। वह पाता है कि लोकेश दूर से उसकी तरफ आ रहा है। वह पाता है कि वह इन्हें ग्रैंड मास्टर लेवल के 8वें चरण में पहुंच गया है। ये देखकर जय के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे जय की प्रतिभा और उसके दृढ़ व्यवहार को देखकर उससे इतनी उम्मीद तो थी ही। वहीं लोकेश भी कुछ महसूस कर लेता है जिसकी वजह से वह अपनी गति को बढ़ा देता है। वह कुछ ही पल में जय के सामने था। जय के सामने पहुंचकर वह उसे ग्रीट करता है। जय हाँ में सर हिलाता है और कहता है, तुम बढ़िया कर रहे हो। जय उसकी ऊर्जा में परिवर्तन को देखते हुए कहता है। जय की बात सुनकर लोकेश की आंखों में हैरानी के भाव आ जाते हैं। वह अपने सामने खड़े इस लड़के को शुरुआत से ही नहीं समझ पा रहा था। वह किस तरह आसानी से अपने से 2 लेवल ऊपर के योद्धा को पढ़ लेता है। वही लेवल से जब वह जय के लेवल को इस बार चेक करता है तो वह दंग रह जाता है। जय की इन स्ट्रेंथ मास्टर लेवल से कभी भी ग्रैंड मास्टर लेवल पर पहुंचने वाली थी। वह जब इस सोच में डूबा ही था तभी जय पूछता है, काम कैसा चल रहा है? मास्टर, मैंने यहाँ से जाने के बाद हेवनली पैलेस नाम से एक दुकान को स्थापित किया। इस दुकान में मेरे पास मौजूद छोटे मोटे कल्टीवेशन मेथड और तकनीकों को बेचा जाता है। इसके साथ ही मैंने कुछ लोगों को चुना है जो कि प्रतिभाशाली तो नहीं है लेकिन जिद्दी है। उम्मीद है कि आपको वे पसंद आएं। लोकेश कहता है। उसने जय को दिल से अपने मास्टर के रूप में स्वीकार किया था। जय की वजह से न सिर्फ उसे बदला लेने का मौका मिल रहा है बल्कि वह अपने पिछली सीमाओं को भी पार करने के लायक बन गया है। जय उसकी बात सुनता है और हाँ में अपना सर हिलाता है। वह कहता है, तो चलो फिर हेवनली कोर्ट में ही बात करते हैं। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहूँगा। मैंने कुछ संसाधन भी तैयार किए हैं, मैं वहीं पर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें वे किस तरह वितरित करने हैं। लोकेश हाँ में सर हिलाता है और फिर उसके साथ पैदल चलने को तैयार ही था कि जय अपनी फायर विंग्स को खोलता है और आसमान में पहुंच जाता है। वह नीचे मौजूद लोकेश को देखकर कहता है, क्या कर रहे हो? वहीं लोकेश इस सब के लिए तैयार नहीं था। वह जय की तरफ देखता है और हैरान हो जाता है। वह कहता है, मास्टर क्या ये एक फ्लाइंग स्किल है? जय ने फ्लाइंग स्किल के बारे में सुन रखा था और ये एक फ्लाइंग स्किल ही है, बस उससे थोड़ी अलग है जो कि इसकी गति बढ़त में है। वहाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, अब जल्दी चलो। ये सुनकर लोकेश अपनी हैरानी को दबाता है और बिना किसी देरी के जय के साथ हेवनली कोर्ट के लिए बढ़ जाता है। वे जब घरों के ऊपर से उड़ते हुए निकलते हैं तो लोगों को आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उस कंपटीशन के चक्कर में यहाँ पर बहुत से ताकतवर योद्धा आ रहे थे जिससे ये दृश्य आम हो गया था। वे दोनों जल्द ही एक गली में पहुंच जाते हैं जहां पर एक दुकान के आगे बहुत ही भीड़ लगी थी। लोकेश ये देखकर थोड़ा चिढ़ जाता है। वहीं जय की कुछ भी समझ नहीं आता। तो आगे क्या होगा जाने के लिए सुनते रहेगा द सुपर वॉरियर ओनली ऑन लिसनर यूट्यूब चैनल पर।